हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीसेम यानी कि तिल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सीसेम तिल के बारे में बात करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सीसेमम इंडिका होता है। फैमिलीज की पैडली ऐसे होते हैं। उत्पत्ति स्थल ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल अफ्रीका, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26। इसमें ऑयल कंटेंट 44 से 54% तक पाया जाता है। एवरेज 50% होता है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? प्रोटीन कंटेंट 18 से 20% होता है। इन्फ्लोरेंसेस यानी पुष्पक्रम रिसेंस टाइप का होता है। और इसका जो फल का प्रकार होता है कैप्सूल टाइप का होता है। इसके फल का जो प्रकार होता है कैप्सूल टाइप का होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बात की जाए उत्पादन और क्षेत्रफल की, तो विश्व में सर्वाधिक तेल का उत्पादन भारत करता है। तिल के तेल का उत्पादन भारत करता है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं तिलहन में जो तेल यानी तिलहन यानी कि तिल के तिलहन जो होता है, तिल के द्वारा जो तेल निकलता है उसके तेल में जो है सीसेमॉल एल्कलॉइड पाया जाता है, जिसके कारण ही इसकी भंडारण क्षमता जो है अधिक होती है। बात कर लें भारत में कौन सा स्थान है तिलहन में, तिल का कौन सा स्थान है फसल उत्पादन में, तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीसेम में परागण कैसा होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। उसके आगे सीड प्रोडक्शन, इससे सीड प्रोडक्शन यानी बीज उत्पादन के लिए। आइसोलेशन दूरी यानी कि पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए, पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए। तो जो आपका फाउंडेशन सीड होता है यानी कि आधारीय बीज के लिए जो पृथक्करण दूरी होनी चाहिए वो 100 मीटर होनी चाहिए। और सर्टिफाइड सीड के लिए पृथक्करण दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसका तिल का जो तेल है, तिल का तेल 75% तेल के लिए उपयोग करते हैं। 20% आप मिठाई, कैंडी, मसालों सहित घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग फ्लेवर में एजेंट के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है, प्रसाधन सामग्रियों के रूप में किया जाता है। ये सब इसके उपयोग होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसे जो तिल का आयल होता है, इसे आयल सीड यानी कि आयल सीड जो तिलहनी फसलें होती हैं उनकी आयल सीड की रानी क्यों कहा जाता है। और इसकी गुणवत्ता के कारण यानी इसमें जो है फैटी एसिड कंपोजिशन पाया जाता है। संगठक जो होते हैं फैटी एसिड के होते हैं, वो सही अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही पुरानी क्रॉप है, वेरी एशियंट क्रॉप। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण और कैसी जलवायु होनी चाहिए कैसे। तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये जो क्रॉप होती है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स यानी उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। और बट इट ग्रो अप टू 40 अंश सेल्सियस इन चाइना, इसको जो है चाइना के अंदर 40 अंश सेल्सियस तक भी उगाया जाता है। तो उसके बाद कह रहा है इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर, लेकिन भारत जो है इसका उत्पादन में एक अपना मेजर रोल, कहने मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो आपका इंडिया करता है। मेजर प्रोड्यूसर कंट्री अगर कोई है तो आपकी कौन सी है? इंडिया है। मेजर प्रोड्यूसर कंट्री की अगर बात करेगा तो आपकी कौन है? इंडिया है। फिर उसके बाद कुछ देख लेते हैं कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सीसेम का वर्ल्ड में। तो आपकी जैसे कि वर्ड के दृष्टिकोण से देख लेते हैं, तो वर्ड के दृष्टिकोण से
जैसे वर्ल्ड में एरिया की बात कर लें तो कितने एरिया यानी विश्व की बात कर लें तो 6.57 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जिससे प्रोडक्शन कितना होता है 2.27 मिलियन टन इसका जो है प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अपने भारत की, इंडिया में कितना इसका एरिया है, कितने एरिया में इसकी खेती की जाती है। तो 2.13 भारत के अंदर 2.13 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है और प्रोडक्शन कितना है तो 0.50। फिर यहीं पर प्रोडक्टिविटी की बात कर लें तो 0.24 है इसकी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांट, कुछ प्लांट के नेचर के बारे में जानेंगे, प्लांट कैसा होता है। तो प्लांट इसका जो है इरेक्ट सीधा ब्रांच एनुअल, यानी कहने का मतलब इसका पौधा सीधा और वार्षिक यानी कि एक वर्षीय प्लांट होता है। और इसमें जो फ्लावर होते हैं मल्टी फ्लावर यानी मिश्रित पुष्प पाए जाते हैं। फ्रूट इज कैप्सूल विद स्मॉल ओलेजिनस सीड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो फल होते हैं वो कैप्सूल में प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे होते हैं यानी स्मॉल ओलियोजिनस। कहने का तात्पर्य ये है कि कैप्सूल जो होता है फल जो एक कैप्सूल प्रकार का होता है जिसे हिंदी में संपुट बोलते हैं। उनके फल जो होते हैं उनके जो दाने होते हैं जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो तेल युक्त होते हैं, ओलियोजिनस यानी तेल युक्त होते हैं। लीव्स आर मोस्ट वेरिएबल इन शेप एंड साइज, यानी इनकी जो पत्तियां हैं लीव्स पत्तियां आर मोस्ट वेरिएबल इन शेप एंड साइज यानी आकार और शेप एंड साइज आकार में जो है और बनावट आकार व बनावट में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है लोअर लीव्स टेंड टू बोर्ड, और इनकी जो पत्तियां होती है नीचे वाली लोअर बोर्ड यानी चौड़ी होती हैं। अपर लिप्स आर मोर नैरो, और ऊपर की पत्तियां नैरो सक्रिय होती हैं, भाला के आकार की, नुकीली टाइप की होती। कैसी होती है? नुकीली टाइप की होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्लावर एरिज द एक्सिल, फ्लावर्स एराइज इन द एक्सिल ऑफ लीव्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द स्टेम। जिनमें फ्लावर्स आते हैं एक्सिल ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों के साथ, यानी कि एक्सिल ध्रुव ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द स्टेम। कहने का तात्पर्य इसमें जो पुष्प आते हैं पौधे के शीर्ष भाग पर पत्तियों के बीच यानी ध्रुव में आते हैं। एक्सिल लीव्स यानी कि पत्तियों के साथ ध्रुव में इनके पुष्प निकलते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें सीड के बारे में। इनके सीड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे व ओवेट स्मॉल, छोटे ओवेट अंडाकार। इनके बीज जो हैं छोटे व अंडाकार होते हैं। और ये जो 3 ग्राम प्रति 1000 लिखा है इसका टेस्ट वेट है। क्या है? टेस्ट वेट है। तो टेस्ट वेट 1000 दानों का जो वेट होता है वही टेस्ट वेट कहलाता है। तो 3 ग्राम जो है इनके बीजों का जो है टेस्ट वेट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेस्टा कलर वेराइज ब्लैक, वाइट, येलो, डार्क ग्रे। यानी कि जो सीड होता है सीड का जो ऊपरी कवर होता है, सीड जो होता है उसका जो ऊपरी कवर होता है वो टेस्टा कहलाता है और भीतरी कवर टिग्मा कहलाता है। ये सभी लोग जानते ही होंगे। तो जो ऊपरी कवर कहने का मतलब जो सीड जो कलर में दिखाई देता है वाइट कलर, येलो कलर और ड्राई ग्रे कलर का दिखाई देता है। किस किस कलर का? वाइट, येलो और डार्क ग्रे कलर का दिखाई देता है। फिर उसके बाद ड्राई मैटर कंटेंट इन द सीड इंक्रीज रिप्लाई बिटवीन 12 to 24 डेज इन पैरेलल विद ऑयल कंटेंट। कहने का तात्पर्य ये है इनको सुखाने पर, इनके बीजों को सुखाने पर जो ऑयल का कंटेंट होता है, तेल की मात्रा जो है इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक कैप्सूल मैनी कंटेंट्स 50 to 100 सीड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जो फल होता है
जो फल का प्रकार होता है कैप्सूल यानी कि एक कैप्सूल में 50 से 100 बीज पाए जाते हैं। जो बीजों की संख्या होती है, जो कंटेंट होती है, जो मात्रा होती है, एक कैप्सूल में कितनी होती है? 50 से 100 होती है। फिर उसके आगे बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। इसके बारे में क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु जैसे कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का होता है। इसका जो प्लांट है वो हाईली जो रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, जलवायु हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए 2700 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है नॉर्मली। फिर उसके बाद इसके लिए जो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहने का मतलब जो इसकी ग्रोथ के लिए कह लें कि इसकी जो वनस्पतिक वृद्धि होती है या अच्छी कल्टीवेशन करने के लिए कितना तापमान यानी आदर्श माना जाता है, वो आपका 27 से 33 अंश सेल्सियस जो है इज बेटर माना जाता है। लेस देन 10 अंश सेल्सियस ग्रोथ प्रोसेस स्टॉप्ड। अगर तापमान 10 अंश सेल्सियस से कम हो जाता है तो उनकी जो ग्रोथ है रुक जाती है। फिर ग्रेटर देन 40 अंश सेल्सियस कैन अफेक्टेड फर्टिलाइजेशन। अगर 40 अंश सेल्सियस टेम्परेचर जो है अधिक हो जाता है, 40 से अधिक हो जाता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रभावित हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें रेनफॉल, जो वार्षिक वर्षा होती है 500 से 650 mm रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कह रहा है हैवी रेन एट फ्लावरिंग अफेक्टेड एल्ड। अगर भारी वर्षा हो जाती है तो इसकी फसल को पुष्पन के समय बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नुकसान हो जाता है। स्टेमली सस्टेबल टू वाटर लॉगिंग। इसकी फसल जो है वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील होती है। इट इज ड्राउट रेजिस्टेंट, कैन विदस्टैंड ड्राउट, यानी कि सूखा के प्रति, कैन विदस्टैंड ड्राउट, सहनशील होती है, रेजिस्टेंट होती है, सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है। सस्टेबल टू वाइंड डैमेज हेल, वाइंड डैमेज एंड हेल। सस्टेबल यानी कि जो हवाएं होती हैं उनके ऊपर जो है भी संवेदनशील होती है। अगर हवाएं तेज चल रही हैं या हैवी आंधी यानी आंधी के रूप में चल रही है तो ये इनके जो पेड़ होते हैं डैमेज हो जाते हैं और गिर जाते हैं, पत्तियां जो है झड़ जाती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉइल की। उसके बाद बात करेंगे सॉइल की, सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बढ़िया सॉइल होनी चाहिए, सैंडी टू क्ले सॉइल बेटर मानी जाती है और अच्छे जल निकास वाली, वेल ड्रेनेड मॉडरेटली फर्टाइल सॉइल्स और मीडियम टेक्सचर। कहने का मतलब सैंडी यानी रेतीली, क्ले सॉइल्स जो होती है अच्छी मानी जाती है, अच्छी जल निकास, उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, फर्टाइल उर्वर होनी चाहिए, अच्छी बनावट की। ठीक है। उसके बाद सॉइल विथ नेचुरल पीएच कितना होना चाहिए, कहने का मतलब कि खेती के लिए जिसे हमको ग्रो कराने के लिए, उगाने के लिए जो पीएच रेंज होना चाहिए 5.5 से 8.0, इसका पीएच वैल्यू अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए अच्छी उपज के लिए जो है 5.5 से 8 जो है मान इसके लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। मेनली सॉइल वेयर सेम कल्टिवेटेड आर सेलिलाइन, और इसकी खेती जो है सेलिलाइन सॉइल में भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं लैंड प्रिपरेशन, मृदा की तैयारी। खेत जो फील्ड होता है जिसमें हमें कल्टीवेशन करना है उसकी तैयारी करने की, तो उसके लिए जो खेत हम तैयार करेंगे, टिल्थ बाई डीप फ्लोइंग, गहरी जुताई करना चाहिए। लैंड शुड बी लेवल्ड प्रॉपर्ली, कहने मतलब उसको बराबर करना चाहिए, बराबर यानी पाटा वगैरह लगाना चाहिए। बेड एंड चैनल्स आर मोर सुटेबल, उसके जो बेड्स कहने मतलब उनमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए, बेड्स बना लेनी। इन हैवी रेनफॉल एरिया बोर्ड बेड फारो, यानी हैवी रेनफॉल कहने का मतलब जब बारिश अधिक होने के लिए एरिया में जो है बोर्ड बेड फारो के बीच में जो है गहरी नालियाँ बना देनी चाहिए। फारो सिस्टम जैसे होता है आपका इरिगेशन में फारो सिस्टम होता है सिंचाई के लिए, तो ठीक उसी प्रकार जो है नालियाँ बना देनी चाहिए ताकि बरसात का पानी फील्ड में रुके ना, जिससे कि हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। रिच में भी
दिज मे बी टू ड्रेन द एक्सेस रेनफॉल, जिससे कि जल निकास अच्छे से हो सके। ड्रेन द एक्सेस यानी जो बरसात का पानी है अच्छे से निकल जाए और हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। कुछ इसके इम्प्रूव ग्रेविटियाँ हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इम्प्रूव ग्रेविटी जैसे CO1 है, TMV3 है, TMV4 है, TMV5 है, TMV6 है। प्योर 1 है, SVPR1 है, VRI1 है, प्रताप, फिर कौन सी है, प्रताप है, प्रताप। फिर उसके बाद TC25 फिर उसके बाद है RT175, इसे प्रगति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रगति भी बोला जाता है। फिर उसके बाद है RT127, ये जो है सूखा के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। और एक इसका स्पेशल कैरेक्टर और होता है, ये निर्यात के लिए सुटेबल मानी जाती है। काहे के लिए? निर्यात के लिए सुटेबल मानी जाती है। फिर उसके बाद सीड रेट की बात कर लेते हैं। तिल की जो है सीड रेट कितने होनी चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तिल की जो सीड रेट होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इनकी बुआई के समय, सोविंग टाइम, बुआई का समय जो है मानसून टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? मानसून टाइम होता है, जब बरसात होती है, यानी जून टू जुलाई। टेस्ट वेट जैसे कि बताया है कि 3 ग्राम होता है। कितने बीजों का होता है? 1000 बीजों का जो वेट होता है वही टेस्ट वेट कहलाता है। तो 3 ग्राम हमने बता दिया, 2.5 से 3 ग्राम, तो 3 ग्राम इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। स्पेसिंग यानी कि स्पेसिंग क्या होनी चाहिए इसकी? 45 × 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इनमें उर्वरक एवं खाद की बात कर लेते हैं। तो FYM फार्म यार्ड मैन्योर की बात कर लेते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर की बात कर लेते हैं। तो FYM कितना देना चाहिए? तो FYM 15 से 20 टन या 13 से 15 से 20 टन या 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, इतनी जो है गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर डालनी चाहिए। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, NPK की। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया में कितना अनुपात होना चाहिए? नाइट्रोजन आपका 23, फास्फोरस 13, पोटास 13। इरिगेटेड जो सिंचित क्षेत्र, देखो रेनफेड का मतलब असिंचित क्षेत्र, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं, असिंचित क्षेत्र जो वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं फसलें, वो रेनफेड एरिया कहलाता है। इरिगेटेड एरिया वो होता है जहाँ पर सिंचाई का साधन हो, यानी सिंचित क्षेत्र हो जहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो नाइट्रोजन कितना? 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इतनी उर्वरक इनको देनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई, इरिगेशन। इसकी बात करेंगे इरिगेशन। तो इरिगेशन एट सोइंग, सिंचाई यानी कि बुआई के समय जो है इसको सींचना चाहिए। लाइफ इरिगेशन 7 डेज लेटर, इसके जो 7 दिनों बाद, बुआई के 7 लाइफ इरिगेशन 7 डेज, ये 7 दिनों के बाद जो है फिर सिंचाई करनी चाहिए। फिर लाइट इरिगेशन एट शार्ट इंटरवल इज बेटर देन हैवी, यानी कहने का तात्पर्य हल्की यानी लाइटली जो है इसकी इरिगेशन, हल्की सिंचाई ही बेहतर मानी जाती है तिल की खेती में। हैवी सिंचाई इसके लिए नुकसानदेह होती है। हैवी इरिगेशन रिड्यूस सीड वेट एंड ऑयल कंटेंट, कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी फसल में यानी तिल की फसल में गहरी सिंचाई कर दी जाएगी तो जो ऑयल कंटेंट की मात्रा है वो जो है कम होती है, सीड का वेट जो है कम हो जाता है। इरिगेशन एट फ्लावरिंग क्रिटिकल, और इससे जो है फ्लावरिंग क्रिटिकल जो पुष्पन में समस्या आती है। सॉइल मॉइस्चर शुड बी लो एट ए मैच्योरिटी, मृदा में जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, लो एट मैच्योरिटी,
कहने का मतलब कम हो जाती है परिपक्वता के समय, यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि परिपक्वता के समय कम होनी चाहिए। सॉइल में मॉइस्चर जो है लो होना चाहिए एट मेच्योरिटी टाइम। फिर उसके बाद टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 250 से 350 होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वीड मैनेजमेंट की, खरपतवार का नियंत्रण की। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले जो क्रियाएं की जाती हैं, कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, निराई गुड़ाई करना चाहिए। तो कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है कि पहले निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को हटाया जाता है। फिर उसके बाद जो है आप रसायन का प्रयोग करते हैं, एलाक्लोर हो गया, फ्लूक्लोरिलीन हो गया। तो एलाक्लोर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। अगर फ्लूक्लोरीन प्रयोग कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। फ्लूक्लोरीन अगर प्रयोग करेंगे तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे। फिर कुछ बात कर लेते हैं इनकी क्रॉपिंग सिस्टम की, यानी क्रॉपिंग सिस्टम भी कई तरीके अपनाए जाते हैं। इंटर क्रॉपिंग हो गया, प्योर क्रॉपिंग हो गया, तो वही चीज़ है। तो क्रॉपिंग सिस्टम में देखते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे प्योर क्रॉप है, ठीक है, शुद्ध क्रॉप के साथ, जैसे शुद्ध फसल के साथ बोया जा रहा है, तो कैसे होगा। राइस, जिंजली, सेसम, व्हीट, सेसम, चिकपी, रेपसीड, लेंटिल पर मिलेट। मिक्स क्रॉपिंग अंतर सस्यन, एल्ड इज पोर बट एरिया इज मोर। इसमें कहने का मतलब जैसे कि मिक्स खेती की जाती है, मूंग के साथ ले सकते हैं और ग्राउंड नट के साथ ले सकते हैं, माइजा के साथ ले सकते हैं, ठीक है, इनके साथ मिक्स करके बोया जा सकता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज की। फिर इसके बाद स्टोरेज क्या कर लेते हैं, तो इनके जो है दानों के जो बीज होते हैं उनकी सफाई कर लेते हैं और सुखा लेते हैं। जब उनमें सुखाने के बाद मॉइस्चर 5-6% बचता है तब उनको स्टोरेज करना चाहिए। जब इनमें जो है मॉइस्चर जो है कितनी बचती है, 5 से 6% बचती है, तब इनको स्टोरेज करना चाहिए। और इनमें बात कर लेते हैं उपज की। तो 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। कितनी होती है, 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि और क्या बचा, अच्छा 1 मिनट। कुछ रोग और इसमें कुछ मुख्य रोग हैं जो लगते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक मुख्य रोग होता है फाइलोडी। कौन सा रोग होता है, फाइलोडी होता है, फाइलोडी रोग होता है। तो फाइलोडी रोग ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। जिसका वेक्टर जो है लीफ हॉपर होता है, वेक्टर क्या होता है, लीफ हॉपर होता है। दूसरा रोग इसमें कौन सा होता है, दूसरा रोग इसमें झुलसा रोग होता है, ठीक है, जो फंगस के द्वारा होता है। दूसरा रोग झुलसा होता है जो फंगस के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, किस पैथोजन के कारण होता है, तो फाइटोप्थोरा स्पीसीज नामक रोग के कारण होता है। फिर इसमें बात कर लेते हैं कीट। इसमें जो कीट लगता है, फली छेदक कीट लगता है, पार्ट बोरर इंसेक्ट लगता है। कौन सा लगता है, फली छेदक कीट लगता है। कौन सा कीट लगता है, फली छेदक कीट लगता है, ठीक है। तो आज की ये क्रॉप कंप्लीट हुई और नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।